नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजय सोनोनी। मैंने लगभग 30 साल पहले कल्कि नामक एक उपन्यास लिखा था मराठी में, और कुछ साल पहले विश्वनाथ शिरढोणकर जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। ये उपन्यास है कल्कि। ये बहुत ही अलग ढंग का उपन्यास था। इसके ऊपर नाटक भी हुआ, प्रसारित भी हुआ, काफी आलोचना भी हुई, और मैं कहूँ आलोचना ही ज्यादा हुई क्योंकि इसका कथानक कथा वस्तु ये समाज मान्य संकल्पनाओं को गहरी चोट पहुंचने वाली थी। ये जो उपन्यास है, इसका पहला भाग यानी पहला प्रकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नाम है कल्कि। हाँ, वही कल्कि जिसको हम 10वां अवतार जो आने वाला है ऐसा मानते हैं, वो कल्कि। मगर उपन्यास की ये शुरुआत, पहला प्रकरण आप अवश्य सुनिए, आपको शायद अच्छा लगेगा। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, उस दिन आसमान पागलपन की हद तक फट पड़ा था। ऊपर से बादलों से लक्ष्यवेदी विनाशक बिजली के बार बार तेज गिरने से धरती कंपा रही थी। हवा भी विनाशक निर्दयी तूफान गति से चल रही थी, मानो पंचमहाभूतों ने पूरी धरती को नष्ट करने की ठान रखी थी। मेरी आत्मा आहिस्ता से मेरे शरीर से अलग हो रही थी। मेरे को किसी तरह की भी वेदना या कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व तक मेरे अंदर जो क्रोध उबल रहा था, वह भी मुझे अब महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। मुझे उसका भी बहुत अचरज हो रहा था। सच तो यह है कि कीचड़ और घास में आड़ी तिरछी क्षत विक्षत पड़ी मेरी मृतदेह को देखने के बाद ही मुझे मेरी मृत्यु का सच समझ में आया। मूसलाधार बारिश में उस कीचड़ में पड़ी मेरी मृतदेह स्थिर अचल लग रही थी। पर मैं कहता हूं, उस अवस्था में भी मेरी मृत देह के चेहरे पर जो विदारक भाव थे, वे मुझे कतई अच्छे नहीं लग रहे थे। वो डर, वो वेदना, बाप रे! सिर्फ रक्तरंजित खून से सना हुआ चेहरा वर्षा की तेज बौछारों से धीरे धीरे चेहरा साफ होता जा रहा था। बस इतना ही सुकून था। मेरी छाती पर कोई बहुत बड़ा सुराख किया जाए, इतना बड़ा भारी गहरा घाव था। शायद यही मेरी मृत्यु का कारण रहा होगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे मेरी मृत्यु का वह भयानक दृश्य पसंद नहीं था। आखिर वह मेरी जिस्म थी। जाने कितने कष्ट सहन कर मैंने अपनी इतनी सुंदर देह बनाई थी। चेहरा आकर्षक बनाने के लिए जाने कितने जतन किए थे मैंने। परंतु अब तो मेरा शरीर मृत था। इस शरीर के बारे में मैं क्या कर सकता था? खामोशी से कीचड़ में पड़ी मेरी मृत देह को निहारता रहूं, इतना ही मेरे बस में था। इतना तो मैं समझता ही था कि कुछ दिनों में ही मेरी यह मृतदेह या नहीं होगी। चील, कौवे और अन्य हिंसक जानवर मेरी मृतदेह के लोथड़े करने वाले थे।
और ज्यादा ही मगर मेरी मृतदेह का भाग्य अच्छा होगा तो यहीं पड़ी सड़ी गलकर एक दिन मिट्टी में मिलने वाली थी, उपजाऊ जमीन के लिए माटी बनने के लिए। आकाश में एक बार फिर जोर से बिजली की गड़गड़ाहट हुई और वर्षा भी दुगने वेग से इस धरती पर बरसने लगी। अनजाने में ही मैंने ऊपर देखा, मगर सच तो यह है कि ऊपर या देखा यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि अब मेरे ध्यान में आया कि मैं बिना हिले डुले किसी भी दिशा में देख सकता हूं। इस बात का मुझे आश्चर्य हुआ। अनजाने में कभी किसी पुरातन भूत प्रेत की कथाओं और जिसे कुछ गप्पे हाँकते थे कि चौथी मिति के बारे में, वो गड़बड़ झाला मुझे याद आया। यह चौथी मिति विश्व में है, ऐसा आइंस्टाइन या कोई वैज्ञानिक शायद कहता था। हाँ, यह चौथी अघोरी विद्या होती है। यह मैं अब सप्रमाण दुनिया को सिद्ध करके बता सकता था कि चौथी मिति है। आदमी ऊपर नीचे आगे पीछे एक ही समय देख सकता है। अरे भाइयों, है अस्तित्व में है ये चौथी मिति, मगर यह मैं आपको कैसे बताऊं और आप कैसे सुनेंगे? ये समझने के लिए आपको बस एक ही बात करनी पड़ती है, आपको मरना पड़ता है। अब मैंने दूसरी ओर देखा। घनघोर वर्षा और घना काला अंधेरा होते हुए भी मुझे सब कुछ साफ सुथरा और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जिस ओर मैंने देखा उस दिशा की ओर जिन कातिलों ने मेरे शरीर का यह हाल किया था, वह कातिल एक बड़ी सी चट्टान की ओट में बैठे हथेलियों से ढककर इस बारिश में कैसे तो भी अपनी सिगारेट जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें सिर्फ देख पा रहा था। इतना ही नहीं, वो बड़े खुश संतुष्ट नजर आ रहे थे और अपने काम से खुश होकर मेरे बारे में बहुत ही आशिष्ट भाषा में बात कर रहे थे। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। ये सब गालियां मुझे सुनाई तो दे रही थी। वे कह रहे थे कि मैं समस्त मानव जाति पर कालिक पोषने वाला कोई महाभयंकर जानवर था और उन सब का मानव जाति पर असीम प्रेम था और विश्व शांति के वो समर्थक थे। सारे के सारे हरामजादे अपने शत्रु को समाप्त करने के बाद शायद इसी भाषा में बात करते होंगे। मैं बहुत लोगों को मार चुका हूं, बहुत सारी हत्याएं की है मैंने, मगर उन्हें मारने के बाद उनके बारे में मैंने कभी भी अपशब्द कहे नहीं। मगर मुझे गालियां देने वालों पर मुझे अब क्रोध आने लगा। मैंने अपनी मशीन गन की ओर देखा। वो मेरी लाश के पास किसी अश्रापित अबोध बालक की तरह निरीह पड़ी हुई थी। मुझे वो हाथ में लेनी थी और लहराते हुए आगे जाकर उन सब हरामजादों के मुंह हमेशा के लिए बंद करना था। पर आपको तो मालूम है कि मरे हुए ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते, और मैं तो 100% मृत था। इसलिए मैंने वो जिद छोड़ दी और इंतजार करने लगा। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। अब मृतात्मा का कोई भविष्य होता है या नहीं, इस बारे में निश्चित रूप से मुझे कुछ पता तो नहीं है।
और न ही इसके पूर्व मुझे कोई अनुभव था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी मरा ही नहीं था। इसलिए जिंदा रहने के बाद आगे क्या, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल करने के झंझट में भी मैं कभी नहीं पड़ा था। मैं किसी और के अपेक्षा अधिक समय तक जिंदा रहूंगा, इस बात का मुझे पक्का यकीन था। इसलिए मृत्यु पश्चात जीवन के लिए मैंने कोई पूर्व तैयारी नहीं की थी। मैंने कभी भी एनी बेसेंट हो या कोई और पुनर्जन्म की बात पर विश्वास रखने वाली धार्मिक पौराणिक कथाओं पर भूल कर भी विश्वास नहीं करता था। सच तो यह है कि मैंने हमेशा इन कल्पनाओं की हंसी उड़ाई थी। मुझे याद है और मैंने सुना भी था, कुछ लोगों ने मृत्यु के बाद जीवन के प्रमाण भी दिए थे, बिल्कुल फोटो सहित। और 2 कौड़ी के सायंकालीन अखबार बहुत शिद्दत के साथ इन खबरों को प्रकाशित करते थे और आखिरकार वर्तमान आधुनिक शास्त्र और विज्ञान की हंसी उड़ाते थे। सच कहूं तो जिंदा रहते मृतक के बारे में या मरने के बाद क्या, इसके लिए शेखी बधारने में किसी की अकल की कोई जरूरत होती है? परंतु अब सच कहता हूं, शास्त्रों को मानने वाले भी मूर्ख होते हैं, और उसमें शास्त्रों में विश्वास न रखकर शास्त्रों के सभी फायदे उठाने वाले भी मूर्ख होते हैं। ऐसा इसलिए कि आज तक किसी मृतक ने कुछ लिखा ही नहीं है। जो भी लिखा है वो बेवकूफ अंधे जिंदा लोगों ने। खैर, जाने दीजिए। मैं तो अच्छा खासा मृतक था। मेरी आत्मा मेरे मृत देह के ऊपर तैर रही थी। मैं सब कुछ देख सकता था, अनुभव कर सकता था, और इतना सब होने के बाद भी दुनिया को किसी भी बात का प्रमाण देने की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। बस सच था तो यही सच था। उस क्षण मैं सिर्फ मेरे मृतदेह पर हवा में तैर रहा था। बावजूद इसके कि मृतात्मा का भविष्य क्या होता है यह मालूम न होते हुए भी मैं अपने भविष्य का इंतजार कर रहा था। मैं और कर भी क्या सकता था। पहला प्रकरण समाप्त। कल की अनुवाद विश्वनाथ शिवरंकर। आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए। आपको उपन्यास यदि अच्छी लगी तो जरूर लिखकर भेजिए। प्रकाशित किया है रवीना प्रकाशन, दिल्ली। तो धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको ये शुरुआत उपन्यास की अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।